नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम लोग बात कर रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की। अब तक हम लोगों ने जान लिया है कि समीकरण को जब हम ज्यामितीय रूप से निरूपित करते हैं, दिखाते हैं, और जब दो समीकरण होते हैं तो उससे दो सरल रेखा बनती हैं एवं वो दोनों सरल रेखाओं कि क्या क्या स्थितियां हो सकती हैं ग्राफ के अंदर, ये हमने देखा है। या तो वो प्रतिच्छेदी होती हैं, या संपाती होती हैं, या समांतर होती है, और किस प्रकार से उसका हल ज्ञात किया जा सकता है ये भी हम लोगों ने जाना है। हल क्या होता है? यदि दो समीकरण है और दोनों का एक एक सरल रेखा है तो दोनों सरल रेखाओं का जो उभयनिष्ठ बिंदु होगा, कॉमन बिंदु होगा, वही हल होता है या आंसर होता है, मूल होता है, जो कह लीजिए। तो आज की कक्षा की शुरुआत हम कर रहे हैं। तीन प्रकार के समीकरणों का युग्म हमने लिया है। सबसे पहले हमने लिया है एक समीकरण का युग्म x - 2y बराबर 0 और 3x + 4y - 20 बराबर 0। हमने इन समीकरणों को लेकर के ग्राफ का निर्माण किया है और देखा है कि इसका ज्यामितीय निरूपण में इसकी सरल रेखाएं कैसी हो रही हैं। हमने देखा है कि इस स्थिति की जो सरल रेखा बन रही है वो प्रतिच्छेदी थी, इस स्थिति में जो सरल रेखा बन रही थी वो संपाती था, एवं इस स्थिति की सरल रेखा समांतर थी। ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं, हो चुका है। आइए अब थोड़ा और इसमें हम लोग बात करते हैं। आज मुख्य रूप से हम लोग चर्चा ये करेंगे कि ये जो समीकरण युग्म है इसके गुणांकों का आनुपातिक रूप जो है क्या समीकरण को पहचानने में मदद करता है, या क्या उससे समीकरण की पहचान की जा सकती है कि वह समीकरण कौन सा होगा, उसका ग्राफ कैसा होगा, उसका हल कितना होगा। जब हमें ये पता हो जाएगा कि ग्राफ कैसा है तब तो हल की संख्या अपने आप पता हो जाएगी, क्योंकि हल किसे कहते हैं? सरल रेखा का प्रत्येक बिंदु हल होता है। और जब दो सरल रेखाएं बन रही हैं, दोनों अलग अलग होंगी तो कोई भी उभयनिष्ठ हल नहीं होगा। जब एक बिंदु पर मिलेगी तो एक उभयनिष्ठ हल होगा, और जब एक ही सरल रेखा पर रहेगी तो सभी बिंदु उभयनिष्ठ हल होंगे, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। चलिए आगे बढ़े हम। इसके पहले हम आपको जरा याद दिला दें कि दो चर वाले जो रैखिक समीकरण हैं उनका व्यापक रूप कुछ इस प्रकार का होता है: a1x + b1y + c1 बराबर 0, जहाँ a1, b1 और c1 क्या हैं? अचर पद है, x और y चर है। a1 और b1 दोनों का दोनों शून्य नहीं होना चाहिए, ये बातें आप जानती हैं, वो शर्त हम नहीं लिख रहे हैं। ये एक समीकरण के लिए हो गया। इसी प्रकार दूसरे समीकरण के लिए यदि हम व्यापक रूप लिखें तो कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं: a2x + b2y + c2 बराबर 0। ये हमारा समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। तो सबसे पहले स्थिति के लिए जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले स्थिति के लिए यदि हम आपको पहचानने कहें कि इसमें a1 कौन है, b1 कौन है, c1 कौन है, a2 कौन है, b2 कौन है और c2 कौन है, तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं इसके गुणांकों के अनुपात की। हम लोग ज्ञात करते हैं सबसे पहली स्थिति के लिए a1 बटा a2 की कि कितना होता है। जरा ध्यान दीजिए, a1 का मान क्या होगा? x का गुणांक, और कोई नहीं है तो उसके जगह पर कितना लिखेंगे? 1 बटा a2 मतलब दूसरे समीकरण का x का गुणांक। जरा ध्यान दीजिए कितना है? 3। ठीक इसी प्रकार से जैसे हमने a1 बटा a2 ज्ञात किया, आप b1 बटा b2 ज्ञात करें। जरा ध्यानपूर्वक देखिए, b1 के जगह पर कौन है? y का गुणांक मतलब -2, और b2 की जगह कौन है? +4। अर्थात आप इसे चाहें तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं -1 बटा 2। इसी प्रकार से c1 बटा c2 भी आप ज्ञात कर सकते हैं। c1 बटा c2 की यदि बात करें, इसमें तो कुछ नहीं है तो 0, और यहाँ है आपका 20, और 0 और 20 का भाग दीजिएगा तो वो 0 ही हो जाएगा।
ये शून्य हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए, इनके बीच के संबंध को हम देखें कि क्या ये जो 1/3 है ये -1/2 के बराबर है। आप देख पा रहे हैं कि बराबर नहीं है, अर्थात इस स्थिति में, पहली स्थिति में a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक इसी प्रकार से आप दूसरी स्थिति के लिए भी जांच करें। दूसरी स्थिति में यदि आप देखेंगे तो हमारा a1 के जगह कितना हो जाएगा। आइए दूसरी स्थिति के लिए हम तेजी से करते हैं। a1 की जगह हो गया 2 और a2 की जगह हो गया 4। उसी प्रकार से b1 की जगह हो गया 3 और b2 की जगह हो गया 6। c1 की जगह हो गया -9 और c2 की जगह पर हो गया हमारा -18। आइए इसे हल कर लेते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में यदि हम देखेंगे तो ये है 1/2, ये भी है आपका 1/2 और ये भी है आपका 1/2। अर्थात इस स्थिति में समीकरण 2 के मामले में हम देख रहे हैं कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों आपस में बराबर हैं। यानी इस स्थिति में है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब आइए तीसरे समीकरण की स्थिति को हम लोग देखते हैं। आइए ज्ञात करते हैं। इस स्थिति में a1/a2 क्या हो जाएगा 1/2। इसकी बात यदि करें तो ये हो गया आपका 2/4। आप चाहें तो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं। और तीसरी स्थिति में हो गया आपका -4/-12, 4×3 12, अर्थात 1/2, 1/2 और 1/3 इस समीकरण युग्म के लिए हमने लाया है। अर्थात a1/a2 जो है ये तो बराबर है b1/b2 के, लेकिन इसके आगे 1/3 है तो ये बराबर नहीं है c1/c2 की। यानी तीसरी स्थिति हमारी कैसी बन रही है, a1/a2 बराबर है b1/b2 के और ये बराबर नहीं है c1/c2 के। और जब ऐसी स्थिति है, आपने देखा कि इस स्थिति में जो सरल रेखा बन रहा है ग्राफ के अंदर वह कैसी बनती है, प्रतिच्छेदी। और इस स्थिति में जो बन रहा है वो कैसा बन रहा था, याद है आपको, अभी जस्ट हम लोग साथ में मिलके बनाए थे और आपको हम कहे थे कि आप प्रैक्टिस भी कीजिएगा। और इस स्थिति में हमारा जो बन रहा था वो बन रहा था समांतर। जब ग्राफ आपको पता होगा तो हल कितने होंगे ये तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब प्रतिच्छेदी हैं तो हम कह सकते हैं कि अद्वितीय रूप से एक हल। जब संपाती हैं तो अपरिमित रूप से अनेक हल। और जब समांतर हैं तो एक भी बिंदु घनिष्ठ नहीं है, अर्थात कोई भी हल नहीं, कोई भी हल नहीं। यदि नाम की बात करें तो आपने देखा था प्रतिच्छेदी वाले को हम लोग अविरोधी कहते हैं, संपाती वाले को हम लोग आश्रित कहते हैं और जिसका कोई भी हल नहीं होता है उसे हम लोग कहते हैं असंगत समीकरण। तो यहाँ से एक बात हमने और सीख लिया कि यदि समीकरण का युग्म दिया रहे तो आप उसका a1/a2 और b1/b2 कर लें। यदि दोनों बराबर नहीं हैं इसका मतलब है उसका एक उत्तर होगा, एक अद्वितीय हल होगा और ग्राफ में जब उसे बनाएंगे तो प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होगी। लेकिन यदि a1/a2 b1/b2 के बराबर हो जाए तब हम जांच करेंगे कि क्या वह c1/c2 के भी बराबर है। यदि तीनों आपस में बराबर हो जाएं तो समझिए फिर कि ग्राफ में वह एक ही सरल रेखा को दिखाएगा और जब एक ही सरल रेखा को दिखाएगा तो उसे हम लोग कहते हैं संपाती। और इस स्थिति में अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। लेकिन यदि a1/a2 b1/b2 के बराबर हो लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं हो तो इस स्थिति में जो ग्राफ बनेगा, आलेखीय निरूपण होगा, वह समांतर होगा।
समांतर रेखाओं का निर्माण होगा। और समांतर रेखा में तो आप जानते ही हैं कि कोई भी बिंदु वह निश्चित नहीं होता है। उस स्थिति में उसे हम लोग कहेंगे कि इसका कोई भी हल नहीं होगा, और साथ ही साथ समीकरण का नाम क्या देंगे? असंगत। तो आपको जहां भी समीकरण युग्म मिले आप उसके गुणांकों को इस प्रकार अनुपात में करके पहचान सकते हैं कि वह समीकरण कैसा होगा, उसका ग्राफ कैसा होगा, साथ ही साथ उसके कितने हल होंगे। जो इम्पोर्टेंट बात है उसे आप निश्चित रूप से नोटबुक पर नोट करते चलें। तो बच्चों, हमने देखा 3 स्थितियां कि किन्हीं 2 समीकरणों के लिए यदि समीकरण युग्म बन रहा है तो उसके गुणांकों को अनुपात के रूप में करके आप आसानी से पता कर सकते हैं पूरे समीकरण की प्रकृति। जैसे कोई भी समीकरण लिखा हो, एग्जाम्पल के तौर पर हम यदि लेते हैं कोई भी समीकरण युग्म लिखा हुआ हमारा x + 2y = 5 और एक तरफ लिखा हुआ है 2x + 3y = 8। ये 2 समीकरण हैं और हमें कहा गया है कि इसकी प्रकृति पता कीजिए, अर्थात इसके बारे में ये बताइए कि ये कैसा समीकरण है, इसका ग्राफ कैसा होगा एवं इसके कितने हल होंगे। इतनी बातें पता करने के लिए हमें न ग्राफीय विधि से उसे बनाने की ज़रूरत है, ना इसे हल करने की ज़रूरत है। सिर्फ हम इसके गुणांकों को आनुपातिक रूप में करके ये पता कर सकते हैं कि यह कैसा समीकरण है, इसका ग्राफ कैसा होगा एवं इसके हल होंगे या नहीं, और होंगे तो कितने हल होंगे। कैसे पता करते हैं? ऐसा कोई भी समीकरण का प्रकृति यदि आपको ज्ञात करना हो तो आप करेंगे a1/a2 और b1/b2। यदि यहीं पर ये दोनों बराबर ना हो तो आप उत्तर ज्ञात हो गया आपको, और यदि बराबर हो गए तब हम फिर अगला स्टेप c1/c2 भी करेंगे। तो आइए इस स्थिति के लिए हम करते हैं a1/a2 एवं b1/b2 की तुलना, जांच। तो कैसे हो जाएगा? देखिए, पहचानना तो आप सीख ही गए हैं। यहाँ है a1 1/2 और इसमें यदि लिखें तो ये है 2/3। अब आप सिर्फ ये देख लीजिए कि ये दोनों बराबर हैं या बराबर नहीं है। यदि a1/a2 और b1/b2 नहीं है बराबर तो हम कहेंगे कि यह जो समीकरण है इसका नाम होगा अविरोधी समीकरण। साथ ही साथ इसके और कौन से गुण हमने जाना कि इसको जब हम ग्राफ में दिखाएंगे, आलेख में दिखाएंगे, तो दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। साथ ही साथ तीसरा एक और बात हमने जाना कि इस स्थिति में इस समीकरण के अद्वितीय रूप से एक हल होगा। इतनी बातें हम लोग आसानी से देखकर पता कर लेते हैं। आप चाहें तो इसे ग्राफ में भी देख करके आप चाहें तो इसे ज्यामितीय रूप से दिखा लें ग्राफ में और पता कर लें कि यह हमने जो बातें लिखी हैं ये सत्य हैं या नहीं। इसकी सत्यता की जांच के लिए ये आपका वर्क है कि इसकी सत्यता की जांच ग्राफ पर करें। इसी प्रकार से एक दूसरा उदाहरण हम लेते हैं। जैसे लिखा गया है हमारा 2x - 3y = 4 और एक हमारा लिखा हुआ है 4x - 6y = 8। अब ये जो समीकरण है इसकी भी पूरी प्रकृति आपको पता करनी है इसी प्रकार से। तो कैसे पता करेंगे? अभी जो हमने तरीका सीखा है, प्रत्येक स्थिति में हम a1/a2, b1/b2 और c1/c2 ज्ञात करते हैं। आइए इस समीकरण के लिए करते हैं। इसे समीकरण 1 और 2 का नाम हमने दिया है। क्या हो जाएगा बच्चों? 2/4। यहाँ हो गया आपका 3/6। सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आइए, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। हमने पाया कि हमारा जो a1/a2 है वह बराबर हो गया b1/b2 के, और जब ये दोनों बराबर हो जाएं तब आपको क्या करना है? c1/c2 की भी पहचान करनी है, अर्थात इसका भी आनुपातिक रूप निकालना है आपको। आप निकालेंगे, ये भी देखिए आ गया 1/2, अर्थात ये c1/c2 के भी बराबर है। ज़रा याद कीजिए बच्चों, जब a1/a2, b1/b2
एवं C1/C2 तीनों आपस में बराबर हो जाए तो ऐसे जो समीकरण होते हैं बताइए क्या कहलाते हैं। इस स्थिति में बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, संपाती होता है, यानी इसके अनंत हल होंगे और समीकरण का नाम हम लोग देते हैं आश्रित समीकरण, यानी एक दूसरे के ऊपर आश्रित है, एक दूसरे पर पड़ा हुआ है, अलग अलग है ही नहीं, ये वस्तुतः एक ही समीकरण है। और ये जो आश्रित समीकरण है इसका यदि हम आलेख में निरूपण करेंगे तो सरल रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होंगी। हल कितने होंगे बच्चों, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। बिल्कुल आप सीख चुके हैं। एक और स्थिति बच गई है, आइए हम तेजी से देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल। जैसे एक समीकरण युग्म हमारा लिखा हुआ है x - 2y = 5, 3x - 6y = 10। आइए इसको हम हल करते हैं। हल क्या करना है, सिर्फ हमें इसकी प्रकृति बतानी है, प्रकृति जाननी है कि कैसा होगा, ये कौन सा समीकरण है, इसको ग्राफ में बनाएंगे तो कैसा ग्राफ बनेगा, इसके कितने हल होंगे। इन बातों को पता करने के लिए बहुत आसान है, हम लोग क्या करते हैं, A1/A2 करते हैं, B1/B2 करते हैं और C1/C2 करके इसके बीच में तुलना करते हैं। तो आइए A1/A2 कितना हो जाएगा आपका, 1/3। B1/B2 कीजिए, -2/-6, 2 तिहाई 6, ये भी आ गया 1/3। चलिए C1/C2 कीजिए, थोड़ा तेज कर रहे हैं क्योंकि ऐसी क्रियाएं हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, तो अब आप थोड़ा तेज कीजिए। C1/C2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूना 10, 1/2। अब इनके बीच में तुलना कीजिए, देखिए कौन बराबर है कौन बराबर नहीं है। आप पाएंगे कि प्रथम दो स्थिति तो एक ही है, लेकिन यह कभी भी 1/2 के बराबर नहीं है। अर्थात हम कहेंगे कि इस स्थिति में A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन यह बराबर नहीं है C1/C2 के। और जब ऐसी स्थिति आ जाए तब जो ये समीकरण है इसका क्या नाम होगा, क्या आपको ध्यान है, क्या आपको याद है? बिल्कुल, ऐसे जो समीकरण हैं इसे हम लोग असंगत समीकरण कहते हैं। ये असंगत है, संगत है ही नहीं। असंगत का क्या मतलब हो गया कि इसका कोई भी हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके जब ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में रेखाएं समांतर बनेगी और आप तो जानते ही हैं कि समांतर रेखाओं में कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है, और जब तक उभयनिष्ठ बिंदु नहीं मिलेगा तब तक हल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हल किसे कहते हैं, ग्राफीय रूप में, ज्यामितीय रूप में जब दिखाते हैं तो हल उभयनिष्ठ बिंदु को ही कहते हैं। दोनों सरल रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु ही हल होते हैं। तो वैसी दो सरल रेखाएं जिसमें कोई उभयनिष्ठ बिंदु न हो उसमें कोई भी हल नहीं होगा, अर्थात इस स्थिति में कोई हल नहीं होगा। तो आप किसी भी समीकरण की प्रकृति आसानी से उसके गुणांकों को आनुपातिक रूप में करके पता कर सकते हैं। आपका वर्क ये है कि पता करने के बाद 2, 4, 10 को सत्यता की कसौटी पर कसें भी, यानी उसका ग्राफीय निरूपण करें और उसको जांच करें कि ये बातें ठीक हैं अथवा नहीं हैं। बच्चों, आइए हम एक साधारण सा उदाहरण से समीकरण की प्रकृति की जांच करते हैं एवं उसे हम लोग ग्राफ की विधि से भी सत्यापित करने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ हम लोग ग्राफीय विधि से हल प्राप्त करेंगे, आंसर प्राप्त करेंगे इस समीकरण के लिए। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म हमें दिया गया है। यदि हम बात करें कि इसकी प्रकृति कैसी होगी, यह कैसा समीकरण होगा, तो उसकी जांच आप काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। कैसे? अभी हमने सीखा है कि प्रकृति जांच के लिए इनके गुणांकों का अनुपात आप निकाल लें, अर्थात A1/A2 और B1/B2 के बीच तुलना कर लें कि ये बराबर है अथवा नहीं है। तो आइए हम कर लेते हैं जांच। क्या हो जाएगा यहाँ से 1/2
और ये हो जाएगा 3/3 का मतलब -1। अब आप जरा देखिए क्या ये दोनों बराबर हैं, और जब बराबर नहीं हैं तो ऐसे समीकरण को ही हम लोग कौन सा समीकरण कहते हैं? अविरोधी समीकरण, या इसे कहीं कहीं संगत भी कहा गया है। संगत समीकरण, एक ही बात है, नाम से कंफ्यूज नहीं होना है आपको। और अविरोधी समीकरण के बारे में हम क्या जानते हैं कि इसका जो आलेख होगा, इसकी दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी एवं मात्र एक यूनिक हल होगा। तो आइए हम ग्राफ में करके देखते हैं कि सही में क्या यह इसकी दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, एवं हम हल भी ढूंढेंगे। आज आंसर ढूंढने का प्रयास इस ग्राफ के माध्यम से करते हैं। कैसे करेंगे? किसी भी दो चर वाले समीकरण को ग्राफ में दिखाने के लिए, एक सरल रेखा से दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक सारणी बना लेते हैं, बॉक्स बना लेते हैं। तो आइए सबसे पहले समीकरण 1 x + 3y = 6 के लिए एक सारणी का निर्माण करते हैं। बहुत आसान है, आपने बहुत बार ऐसे बॉक्सेस बनाए हैं और इसके खानों में मान को रखे हैं और सरल रेखा का निर्माण किए। तो आइए हम वैल्यू रखते हैं। चलिए एक बार रख लिया 1 0, एक बार वैल्यू हमने रख लिया -3 और एक बार वैल्यू रख लेते हैं 3 और y का मान निकाल लेते हैं। बच्चों आप खुद से निकालिए अपने नोटबुक पर, हम थोड़ा तेज लिख लेते हैं। यहाँ देखिए 0 अगर मान रखेंगे तो y का मान अपने आप निकल जाएगा। कितना हो जाएगा? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, 2। यदि x के जगह पर हम -3 रख लें तो इधर आके हो जाएगा 9 और y का मान हो जाएगा 3। x के जगह यदि हम सिर्फ 3 रखें तो ये हो जाएगा 1, y से भाग देंगे तो हो जाएगा 1। इस प्रकार से एक सारणी हमने भर लिया इस समीकरण के लिए। आप चाहें तो इसके लिए सरल रेखा का निर्माण ग्राफ में कर सकते हैं। आइए सबसे पहला बिंदु है हमारा 0 2, x कोऑर्डिनेट 0 है तो y अक्ष पर हो जाएगी और कहाँ पर? 2 पर। तो चलिए हम बिंदु को दिखा दिए। हाँ, एक बात का और ध्यान रखें आप, जब आप ऐसा ग्राफ बना रहे हों तो ये जो रेखाएं हैं ये अपरिमित रूप से बढ़ती रहती हैं, अतः इस प्रकार से एरो का चिन्ह आप दे देंगे। इस प्रकार से कर दें। पहला बिंदु हमें मिल गया। आगे का बिंदु है हमारा -3 और 3। तो x अक्ष पर देख लीजिए -3 और इसके सामने आइए 3 पर। हम स्केल की सहायता से करते हैं। बच्चों आपके पास ग्राफ की कॉपी है तो आप एकदम सीधे सीधे लाइन पर जाएंगे। हम थोड़ा स्केल की सहायता ले रहे हैं। -3 से आते हैं 3 की ओर। कहाँ? पॉजिटिव। तो -3 से आइए 3 की ओर। कहाँ आ गया? 1 2 3। यहाँ पर बिंदु मिल गया। बिंदु को ढूंढ के रखिए। तीसरा बिंदु है हमारा 3 और 1। तो चलिए x अक्ष पर यह है x, x डैश, ये सब नाम वगैरह दे करके आप अपनी कॉपी में बनाएंगे। y, y डैश। तीसरा बिंदु है हमारा 3 और 1। तो 3 पर आइए और 3 से हमें दिखाना है 1 दूरी पर, और इस प्रकार से एक बिंदु हमने ढूंढ लिया। अब जो बिंदु हमें प्राप्त हुए हैं उसे आसानी से एक सरल रेखा का निर्माण कर लेंगे। देखिए कैसे बन रहा है सरल रेखा। चलिए सरल रेखा का निर्माण हमने कर लिया। आप भी अपनी कॉपी पर इस प्रकार से करेंगे। ये जो सरल रेखा बना ये किस समीकरण के लिए बना? x + 3y = 6। आप लिख भी सकते हैं, दर्शा सकते हैं। आइए अब तेजी से एक दूसरा समीकरण है हमारा 2x - 3y = 12। 2x - 3y = 12। इसके लिए भी एक सारणी तेजी से बना लें। x y। चलिए कम से कम 3 मान रख लेते हैं। मान यदि रखेंगे, चलिए x का मान एक बार 0 ले लेते हैं। 0 तो y का मान कितना हो जाएगा? 3 चौका 12 -4 हो गया। चलिए x का मान और भी कुछ लीजिए।
जैसे हम ले लेते हैं 1.5, तो क्या हो जाएगा 3, 12 में से 3 गया 9, अर्थात ये हो गया आपका -3। यदि हम इसका मान -1.5 लें तो क्या हो जाएगा -3, 15, -5। आइए अब इन बिंदुओं को हम ग्राफ में दिखाते हैं। 0, -4, बाई अक्ष पर -4, तेजी से दिखा लेते हैं। 1.5 और -3, यहाँ ये 1.5 और -3, 1 और 2 के बीच में है। चलिए बिंदु ले लिया हमने, लिख नहीं रहे हैं इसके कोऑर्डिनेट्स को, आप खुद से लिख लेंगे। आगे है -1.5 के साथ -5, यानी यहाँ से आ जाइए 5 पर, 1, 2, 3, 4, 5 पर। अब ये जो बिंदु मिले इसे आप आसानी से स्केल की सहायता से मिला लें। ये देखिए, तो बच्चों आपके सामने इन दोनों समीकरणों का ज्यामितीय रूप तैयार है। आप क्या देख पा रहे हैं कि दोनों सरल रेखाएं क्या कर रही हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। और जब प्रतिच्छेद करेंगी तो ऐसे समीकरण को हम लोग अविरोधी या संगत कहते हैं। और यही बात तो हमने पता लगाया था, यानी दोनों बातें एक दूसरे से मैच कर रही हैं। हमने कहा था इसमें कि हम हल भी प्राप्त करेंगे। और हल किसे कहते हैं? कॉमन पॉइंट को, सरल रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु को। और जब दो सरल रेखाएं एक बिंदु पर मिल रही हैं तो उभयनिष्ठ बिंदु कितनी हुई? 1। अर्थात इस स्थिति में मात्र कितना हल होगा? 1 हल होगा। ये ग्राफ भी बोल रहा है, साथ ही साथ हमने जो जांच किया था उसके आधार पर भी हम बात कर रहे हैं। तो 1 हल होगा। वो हल होगा कौन? वही बिंदु जहां दोनों रेखाएं मिल रही हैं। ढूंढिए वह बिंदु जाने जहां दोनों रेखाएं मिल रही हैं। मिल गया? ये जो बिंदु है यही हल है। अब इस बिंदु का आप निर्देशांक लिखें। इस बिंदु का निर्देशांक यदि आप देखेंगे तो x का मान है 6 और x अक्ष पर y कोऑर्डिनेट का मान हमेशा कितना होता है? 0। यानी हल हमारा हो जाएगा 6, 0, जहां x बराबर हो गया 6 और y बराबर हो गया 0। तो इस प्रकार आप ग्राफ के द्वारा समीकरण की प्रकृति एवं उसके हल को ज्ञात कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आशा है आपको समझ में आई होगी बात। हमने ग्राफीय विधि से ज्यामितीय निरूपण करके हल को ढूंढा, समीकरण की प्रकृति प्राप्त की, साथ ही साथ गुणांकों से कैसे समीकरण की प्राप्ति करते हैं, समीकरण की प्रकृति जानते हैं, ये बातें भी हमने सीखी हैं। अगली कक्षा में हम लोग बीजगणितीय रूप से हल करना भी इसे सीखेंगे। तब तक के लिए आप ढेर सारा अभ्यास करते रहें, ग्राफ की कॉपी पर अधिक से अधिक अभ्यास करें और अधिक से अधिक आलेख का निर्माण करें। मिलते हैं हम लोग अगली कक्षा में और भी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप खूब खुश रहिए और अभ्यास करते रहिए। नमस्कार।